नमस्कार बच्चों। आरकेएस ट्यूटोरियल में आज से हम हमारी मातृभाषा, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण की शुरुआत अपने आज के वीडियो लेसन के साथ हम वर्ण विचार से करने जा रहे हैं। आज के पाठ का विषय है ध्वनि क्या है, वर्ण और ध्वनि का संबंध, वर्ण और वर्ण के भेद, ह्रस्व और दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, व्यंजन वर्णों का विभाजन, अंतःस्थ, ऊष्म तथा संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, मात्राएं एवं उनके रूप, अयोगवाह अर्थात अनुनासिक, अनुस्वार तथा विसर्ग। बच्चों, आपसे विनम्र निवेदन है कि धैर्यपूर्वक पाठ को देखें, सुनें। मुझे पूरा विश्वास है यह पाठ हिंदी व्याकरण अध्ययन में आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। तो चलिए अपना आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। प्यारे बच्चों, हम वर्ण का अध्ययन शुरू करें उससे पहले आइए ध्वनि को समझें। बच्चों, ध्वनि का सामान्य अर्थ कंपन यानी वाइब्रेशन अथवा विक्षोभ या डिस्टरबेंस से है। यह वाइब्रेशन सजीव अथवा निर्जीव दोनों द्वारा उत्पन्न हो सकता है। माध्यम के द्वारा जब यह कंपन हमारे कानों तक पहुंचता है तो हमें ध्वनि की संवेदना यानी फीलिंग होती है। साइंस या विज्ञान के छात्र के रूप में आप ध्वनि की इस व्याख्या से परिचित हैं, परंतु भाषा विज्ञान की दृष्टि से व्याकरण में हम केवल मनुष्य के मुंह से निकली या उच्चारित ध्वनि पर ही विचार करते हैं। व्याकरण की दृष्टि से हम ध्वनि को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। ध्वनि मानव मुख से उच्चारित होने वाला वह नाद यानी आवाज़ है जिससे सार्थक शब्द और पदों का निर्माण संभव हो सके। प्यारे बच्चों, अ, आ, क, ख इत्यादि वे आवाज़ें हैं जो मनुष्य के मुख से निकलती हैं और इनसे ही हम शब्द का और शब्दों से वाक्य का निर्माण कर सकते हैं, इन्हें लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं। इसके विपरीत मंदिर के घंटे या गाय के गले से ध्वनि उस रूप में व्यक्त नहीं होती जिसे लिखा जा सके। तो प्यारे बच्चों, आपने अब व्याकरण की दृष्टि से ध्वनि को समझ लिया। अब हम लोग वर्ण को समझने की ओर बढ़ सकते हैं। बच्चों, वर्ण ध्वनि का ही लिखित रूप है। यह मानव मुख से निकलने वाली ध्वनियों का सबसे छोटा टुकड़ा या खंड है। जैसे साइंस के छात्र के रूप में आप जानते हैं कि सेल या कोशिका सजीव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक इसी तरह वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके और टुकड़े या खंड ना हों, जैसे अ, उ, च, क इत्यादि। जैसे क में सिर्फ क की ध्वनि है, ख की ध्वनि क से नहीं निकल सकती। अब आप कहोगे कि क बोलने में तो अ भी उच्चारित हो रहा है, तो जानिए कि क में भी दो वर्ण हैं, क और अ। क के खंड हो सकते हैं बच्चों, पर क के नहीं। वर्ण के लिए आप अक्षर शब्द का प्रयोग भी करते हैं और देखते आए हैं। वर्ण को अक्षर क्यों कहते हैं? प्यारे बच्चों, अक्षर का अर्थ है वह जो घट ना सके, नष्ट ना हो सके, और जो घट नहीं सकता उसके खंड यानी टुकड़े नहीं हो सकते। इस तरह वर्ण हमारी उच्चारित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। इन्हीं इकाइयों से हम शब्द और वाक्य की रचना कर पाते हैं, बोल पाते हैं, उच्चारण कर पाते हैं। आइए बच्चों, अब वर्ण के प्रकारों का अध्ययन करें। आपने गौर किया होगा कि जब आप क का उच्चारण करते हैं
तो इसमें आपके मुख से दो ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं, क जिसे हम क हलंत पढ़ेंगे और अ। यहाँ क एक व्यंजन है और अ एक स्वर। अ बोलने के लिए हमें सिर्फ अ की ध्वनि ही निकालनी होती है, अर्थात इसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण का उच्चारण नहीं होता। ऐसे वर्णों को हम स्वरवर्ण कहते हैं। इसके विपरीत जब हम क का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से दो भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं, क और अ। अतः क के उच्चारण में हमें अ जो एक स्वर है की सहायता लेनी होती है। बच्चों, ऐसे वर्णों को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। आइए अब वर्णों के इन दो प्रकारों का विस्तृत अध्ययन करें। सबसे पहले स्वरों का अध्ययन करते हैं। स्वर वर्ण। बच्चों, स्वर ध्वनि की विशेषता है, उसको कितनी भी देर तक बोला जाए पूरे अंतराल में एक ही प्रकार की ध्वनि आती है। अगर हम अ की ध्वनि को रिकॉर्ड करें और इस रिकॉर्डिंग को कहीं से काटें तो हमें अ की ध्वनि ही मिलेगी, कोई अन्य ध्वनि नहीं मिलेगी। स्वरों की इसी विशेषता के कारण इनका प्रयोग व्यंजनों पर मात्रा के लिए भी हो पाता है। मात्रा के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। आइए स्वर वर्ण को परिभाषित करें। वे वर्ण जो स्वतंत्र हैं, अर्थात जिनका उच्चारण अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है, स्वर वर्ण कहलाते हैं। वर्णों का उच्चारण हम सामान्यतः कंठ और तालु से करते हैं। उ और ऊ इसके अपवाद हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में होठों का प्रयोग होता है। अब प्रश्न यह है कि मूल ध्वनियाँ यानी स्वर हैं कितने और कौन कौन। बच्चों, हिंदी में कुल 11 स्वर वर्ण हैं। इनका वर्गीकरण इस प्रकार है। ह्रस्व अर्थात लघु स्वर, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ये 4 हैं, अ, इ, उ तथा ऋ। बच्चों, यहाँ री का उच्चारण हम में से सभी प्रायः गलत ही करते हैं। यह स्वर संस्कृत से आया है। उत्तर भारत में इसे री और दक्षिण भारत में रु की तरह बोला जाता है और ये दोनों ही उच्चारण अशुद्ध हैं। वर्तमान में मेरा उच्चारण भी इस वर्ण के लिए अशुद्ध ही है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक YouTube लिंक दे रहा हूँ, जहाँ से आप इसके उच्चारण का अभ्यास कर सकते हैं। आइए अब स्वरों की दूसरी श्रेणी दीर्घ स्वर को जानें। दीर्घ स्वर बच्चों वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। इनकी संख्या 7 है और ये हैं आ, ई, उ, ए, ओ और औ। यहाँ आपको कुछ जगहों पर स्वर वर्णों का तीसरा प्रकार भी मिलता है, जो दीर्घ स्वरों के 4 स्वर ए, ओ और औ से ही बनता है। इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है, क्योंकि ये स्वर उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय तो लेते ही हैं, साथ ही साथ ये दो भिन्न स्वरों के योग से बनते हैं। उदाहरण के लिए ए, अ या आ और इ या ई के योग से बनता है। अ या आ और ए के योग से बनता है। ओ, अ या आ और उ या ऊ के योग से, और औ अ या आ के साथ ओ के योग से बनता है। इनके विपरीत
शेष 3 दीर्घ स्वरों आ, ई और ऊ का निर्माण 2 समान स्वरों के योग से होता है। जैसे आ का निर्माण अ और अ के योग से, ई का निर्माण ई और ई के योग से, ऊ का निर्माण उ और उ के योग से होता है। बच्चों, दीर्घ या संयुक्त स्वर 2 स्वरों के योग से तो बनते हैं, पर इनके उच्चारण में एक ही प्रकार की ध्वनि निकलती है, इसलिए ये मूल स्वर ही हैं और व्यंजनों से भिन्न हैं। आइए बच्चों, अब हम व्यंजन वर्णों का अध्ययन करें। प्यारे बच्चों, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 41 है। इनमें प्रारंभ में 5-5 वर्णों के 5 वर्ग हैं। इन 5 वर्गों को मिलाकर हमें वे 25 व्यंजन मिलते हैं, जिनसे सबसे अधिक शब्दों का निर्माण होता है। पहला वर्ग क से शुरू होने वाला कवर्ग है। इसमें शामिल वर्ण हैं क, ख, ग, घ और अंग। दूसरा वर्ग च से शुरू होने वाला चवर्ग है। इसमें शामिल वर्ण हैं च, छ, ज, झ तथा य। तीसरा वर्ग ट से शुरू होने वाला टवर्ग है, जिसमें शामिल होने वाले वर्ण हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। चौथा वर्ग त से शुरू होने वाला तवर्ग है बच्चों, जिसमें शामिल वर्ण हैं त, थ, द, ध, न। और पांचवा वर्ग है बच्चों प से शुरू होने वाला पवर्ग, जिसमें शामिल वर्ण हैं प, फ, ब, भ, म। इस तरह प्यारे बच्चों, हमें 41 में से पहले 25 व्यंजन मिल गए। 5-5 वर्णों के इन 5 वर्गों के बाद हमें 4-4 वर्णों के 2 और समूह मिलते हैं, जिन्हें अंतःस्थ और ऊष्म कहते हैं। अंतःस्थ वर्ण हैं य, र, ल तथा व। इनके उच्चारण पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। इन्हें बोलते समय हमारे होंठ न के बराबर हिलते हैं। जीभ, तालु, दांत और होठों का आपस में स्पर्श तो होता है, पर कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, वह भी मात्र क्षण भर के लिए। इस प्रकार इन वर्णों का उच्चारण हमारे मुंह के भीतर ही हो जाता है। अंतः का अर्थ है भीतर, स्थ का अर्थ है स्थित। इस प्रकार ये वर्ण य, र, ल, व उच्चारण के समय हमारे मुंह के भीतर ही स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। अंतःस्थ के 4 वर्णों का दूसरा समूह है ऊष्म, जिसमें तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत्य स और ह आते हैं। प्यारे बच्चों, इन्हें ऊष्म कहने का कारण है कि इनके उच्चारण के समय हमारे मुंह से ऊष्म यानी गर्म वायु निकलती है। ऊष्म वर्णों में प्रायः हम लोग श और मूर्धन्य श का उच्चारण एक तरह से करते हैं, पर इनके उच्चारण में भिन्नता है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में YouTube लिंक दे रहा हूँ, जहाँ से आप श और ठ और स का उच्चारण सीख पाएंगे। बच्चों, इस तरह प्रारंभ के 5 वर्गों के 25 और अंतःस्थ तथा ऊष्म के 8 वर्णों को मिलाकर हमें अब 33 व्यंजन मिल चुके हैं। आइए अब 4 वर्णों वाले तीसरे समूह पर चलते हैं, जो है संयुक्त व्यंजनों का समूह। इसके सदस्य हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहने का कारण है कि इनके उच्चारण में स्वर ध्वनि का सहारा बाकी व्यंजनों की तरह तो लेना ही पड़ता है,
परंतु ये स्वयं में एक से अधिक भिन्न प्रकार के व्यंजन ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। जैसे छ क और श के योग से बनता है, त्र त और र के योग से बनता है, ज्ञ ज तथा य के योग से बनता है, श्र श तथा र के योग से बनता है। संयुक्त व्यंजनों को लेकर हमें अब 33 जमा 4 यानी 37 व्यंजन मिल चुके हैं। इन 37 व्यंजनों के बाद दो दो वर्णों के दो समूह हैं बच्चों। पहला द्विगुण व्यंजन ड़ और ढ़। ड़ ड के नीचे बिंदी यानी नुक्ता लगाकर और ढ़ ढ के नीचे नुक्ता लगाकर बनते हैं। ड़ से पहाड़ और गड़बड़ तथा कड़वी जैसे शब्द बनते हैं और ढ़ से पढ़ाई कढ़ाई जैसे शब्द बनते हैं। व्यंजन वर्णों की अंतिम श्रेणी है अनुस्वार और विसर्ग। इस प्रकार हमें 25 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 2 जमा 2 अर्थात कुल 41 व्यंजन अब प्राप्त हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने स्वर और व्यंजन वर्णों और उनके विभाजन और संख्या के विषय में काफ़ी कुछ सीख लिया। आइए अब मात्रा और उसके भेद के विषय में सीखें। प्यारे बच्चों, दैनिक जीवन में जब हम व्यंजन वर्णों का प्रयोग शब्द अथवा वाक्य निर्माण में करते हैं तो हमें ज़्यादातर उनका रूप बदल कर प्रयोग करना होता है। व्यंजन वर्णों में यह परिवर्तन मात्रा की सहायता से ही संभव हो पाता है। हम जानते हैं कि क एक व्यंजन है, परंतु इसका उच्चारण क, का, कि, कु, कु, कृ, के, कै, को, कौ इन 11 रूपों में होता है। वास्तव में क तथा अन्य व्यंजनों के यह 11 रूप स्वरों के सहयोग से ही बनते हैं। हम मात्रा को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ जुड़ने हेतु स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। अ की मात्रा प्रत्येक व्यंजन में लगी ही होती है, अतः इसके लिए अलग से कोई मात्रा चिन्ह नहीं बना है। अन्य 10 मात्राओं के लिखित रूप इस प्रकार हैं। अ की मात्रा के लिए, ई की मात्रा के लिए, ई की मात्रा के लिए, उ के लिए, ऊ के लिए, ऋ के लिए, ए के लिए, ए के लिए, ओ के लिए और औ के लिए। प्यारे बच्चों, स्वरों की 10 मात्राओं के अतिरिक्त व्यंजनों के रूप व उच्चारण में परिवर्तन के लिए 3 अन्य चिन्हों का प्रयोग होता है। पहला अनुनासिक। इसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण जल्दी होता है। इस चिन्ह को चंद्रबिंदु भी कहते हैं हम लोग, जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा। दूसरा अनुस्वार। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद तथा कंगन। विसर्ग। यह ह की तरह उच्चरित होता है बच्चों, और इसका प्रयोग संस्कृत से हिंदी में आए तत्सम शब्दों में होता है, जैसे मनःकामना, अतः, स्वतः और दुख। अयोगवाह।
प्यारे बच्चों, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग न स्वर हैं और न व्यंजन, परंतु इनका उपयोग स्वर और व्यंजन दोनों के साथ होता है। इस तरह ये योग न होने पर भी स्वर अथवा व्यंजन के साथ आते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। तो आज का पाठ मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। यह पाठ आपके लिए रोचक एवं ज्ञानवर्धक रहा होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मिलते हैं हिंदी व्याकरण के नए रोचक बिंदुओं के साथ अगले पाठ में। तब तक के लिए दीजिए रुपेश कुमार सिंह को इजाज़त। धन्यवाद।